हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर। और इस चैप्टर को अपन 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा होगा कि मतलब 3 से 4 लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं या फिर जो भी नई चीज़ एग्जाम में पूछी जा रही हैं या फिर कैसा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सही कर पाओगे, ये सब पढ़ने के बाद में। और ये सारी चीज़ें वैसे भी आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स में सब में देख चुके हो, किस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं वो आपको सारा पता है। ठीक है, लेकिन 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 ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पूरी की पूरी पीएनडसी की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए वो चैप्टर पहले मैंने करवाया था और इतना ज़्यादा टाइम दिया था उस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँगा। एक तो जो अपना मतलब बेसिक यानी प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर मेथड है उससे, एक अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे होंगे। तो भई उस टाइम पे कोई प्लीज़ ये मत पूछना कि ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आ गया या फिर ये चीज़ कैसे हो गई? वो सारी नॉलेज अपन वहाँ से उठा रहे होंगे। तो अभी भी जिन्होंने नहीं किया है, 3 घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। वो प्लीज़ आप जाके कंप्लीट कर लेना, मज़ा आ जाएगा देख के और ये फिर करने में डबल मज़ा आएगा। ठीक है? बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, पहली चीज़ से। और ये नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे भिड़ जाएँगे या फिर पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या चलती हैं। हर एक चीज़ का ओवरव्यू देखेंगे, बेसिक से एकदम डीप जाके चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनाएँगे। ठीक है भई? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है? तो देखो, इस चीज़ को ऐसे समझो कि मतलब कोई भी एक इवेंट, जिसको अपन इंग्लिश में इवेंट बोल रहे हैं, वो चीज़ की मतलब कोई भी एक चीज़ होनी है, कोई भी एक घटना घटनी है, तो उस घटना के होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो मतलब जो चांसेस है ना, वही रिप्रेज़ेंट करता है उस प्रोबेबिलिटी को। क्या अभी भी नहीं समझे? ऐसे समझो कि भैया जैसे मतलब वो मौसम विभाग है, उसने एक मतलब जैसे पर्टिकुलर या फिर सूचना जारी करी है कि आज 30% चांसेस हैं बारिश होने के इस रीजन में। तो उस चीज़ का मतलब क्या है कि 30% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि 30% कैसे बोला प्रोबेबिलिटी को? प्रोबेबिलिटी को अपन परसेंटेज में और फ्रैक्शन में कैसे भी मेज़र कर सकते हैं। अपने सिलेबस में 90 टू 95 टू 98% भी मैं बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शन में ही डील करेंगे अपन। बाय चांस रेयरली कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो मतलब परसेंटेज का आ जाए, तो वो एक अलग केस है, वरना अपन फ्रैक्शन में ही डील कर रहे होंगे। ठीक है भई? तो वो 30% का एक्चुअली में मतलब क्या है? 30/100 यानी 3/10, यानी कि अगर 10 बार मतलब या फिर यानी कि 10 में से 3 चांसेस हैं बारिश होने के। ये ऐसी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसको एक ऐसा आइडिया लो कि जैसे मतलब आपने क्या बताएँ? हाँ, कि आपने जैसे 2 अटेम्प्ट दिए मान लो एग्ज़ाम होने के, या फिर 2 अटेम्प्ट को भी छोड़ दो। ऐसे समझो इस चीज़ को। कोई एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि मतलब जैसे ऐसा समझो कि आपने एग्ज़ाम दिया, तो अब पास होने के चांसेस कितने हैं? तो इस चीज़ को एक बार अपन अगर मैथमेटिकली ना बोल के एक बार मुँह ज़बानी बोलें तो 50-50 चांसेस हैं। या तो पास होगे या फेल होगे। यानी कि पास होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% या फिर 1/2 है और फेल होने की भी 50% या फिर 1/2 है। आ रहा है समझ में? अब ये निकल के कैसे आया या फिर यहाँ से अपन फ़ॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, वो समझो। कि भाई मेरे पास में अच्छा ये डिनोट करने का तरीका होता है कि मान लो P लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, जो भी मेरा इवेंट है वो यहाँ पे आएगा, पास होना, फेल होना, बारिश होना या फिर हेड आना सिक्के पे या फिर डाइस पे कुछ भी नंबर आना, वो सब अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो एक बार एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि 1 से लेके और 2, 3, 4, 5 तक नंबर दे रखे हैं और अपन को ये बोल दिया जाए कि भई इनमें से आप प्रोबेबिलिटी बता दो प्राइम नंबर आने की। तो भई प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर गेटिंग फ्रॉम 1 टू 5, मतलब ऐसा करके अपन इसको डिनोट करेंगे। अब ये आएगी कहाँ से? कभी भी फ़ॉर्मूले को रटना नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि भई मेरे को 3 चीज़ें मिल रही हैं प्राइम नंबर के तौर पे, यानी 3 चीज़ें आ रही हैं मेरे पास में। कितने में से? अरे टोटल 5 चीज़ें थी, उनमें से आ रही हैं और यही मेरा फ़ॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बड़ा आसान है। फ़ॉर्मूला समझने की कोशिश करना, रटना मत इसे। एक बार हर एक चीज़ धीरे-धीरे आपकी क्लैरिफ़ाई होती जाएगी। जब तक अपन क्वेश्चन्स पे स्विच करके खत्म करेंगे, एकदम आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ, भई सब अच्छे से आ गया है। तो बस देखते जाओ। ये क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में अपन को काम आएँगी। अपने सबकी देखी हुई हैं, ये सबको पता है, लेकिन इनके जो सैंपल स्पेस होते हैं वो अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। एक बार बस इनका आइडिया ले लो। डाइस वही है जो अपन मतलब खेलते हैं, डाइस वाला पासा, सांप-सीढ़ी जो भी है।
एक मार्बल्स का यूज़ आएगा, एक कॉइन्स का यूज़ आएगा, उसमें हेड्स और टेल्स ही यूज़ कर रहे होंगे। चित और पट मतलब अपन यूज़ करके कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? कॉइन्स भी काम में आएँगे। एक अपने जैसे कार्ड्स यानी जो ताश होती है वो काम में आएँगे। हर एक चीज़ मैं दिखाऊँगा, कहीं डरने की दिक्कत नहीं है। ये देखो अब क्या होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब जैसे भई अपन है ना एक डाइस को फेंकते हैं, तो अपन को क्या-क्या मिलता है उस पासे पे? या तो 1 डॉट या फिर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 या 5 या 6 ऐसे मिलेगा। तो ये क्या होता है अपना सैंपल स्पेस होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 लेकिन कई बार अपन ऐसा कर रहे होंगे कि 2 पासे, 3 पासे भी फेंक रहे होंगे। उनके केसेज़ अपन आगे देखेंगे। एक बार बस चीज़ें समझ लो। फिर कॉइन्स के अंदर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल्स आएगा। ये हेड है, ये टेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर लेना, ठीक है? हेड हो गया और टेल हो गया। कॉइन में भी अपन 2 से 3 कॉइन भी फेंक देंगे। तो एक बार पहले यहाँ पे कॉइन्स के देख लो, जैसे 1 कॉइन फेंका तो या तो हेड आया या टेल आया। अब 2 कॉइन जब फेंकते हैं तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, कुछ भी आ सकता है इनमें से। अब भई ये जैसे मैं लिख के ले आया, बड़ी आसान सी चीज़ लग रही होगी देखने में। ये 3 कॉइन वाला भी देख के आसान लग रहा होगा। अरे लेकिन जब खुद को लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखेंगे? एक बार ये सब देखना बंद कर दो। ऊपर वाले हिस्से पे काली पट्टी लगा दो और नीचे वाले हिस्से पे समझना। बनाना कैसे है? मैं 3 वाला बना के दिखाता हूँ, 2 वाला फिर ईज़िली बन जाएगा। आपको क्या करना है हर बार या तो तीनों पे ही टेल ले आओ या तीनों पे ही हेड ले आओ। मैं तीनों पे टेल ले आता हूँ। अब क्या करो, एक-एक पे हेड स्विच करने की कोशिश करो। भाई जैसे टेल, टेल, हेड मैं लास्ट वाले पे हेड ले आया, मैं बीच वाले पे हेड ले आया, मैं फर्स्ट वाले पे हेड ले आया, बाकी पे मैंने टेल, टेल रखा। अब कोई भी 2 पे हेड लाने की कोशिश करो। तो मैं लास्ट के 2 पे हेड ले आया और स्टार्टिंग के 2 पे हेड ले आया और फर्स्ट और लास्ट पे हेड ले आया। अब एक केस वो भी तो बन सकता है जिसमें तीनों पे हेड आ जाए। तो देखो 4 और 4 टोटल 8 केस बनेंगे, वही 8 केस यहाँ पे लिखे हुए हैं और अब आप इज़िली कोई भी बना सकते हो। मान लो 2 कॉइन का बनाना होगा तो दोनों पे हेड, फिर एक पे टेल, बाद वाले पे, पहले वाले पे, फिर दोनों पे टेल। बड़ा इज़िली बन जाएगा, 2 का तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? ये प्लीज़ एक बार दिमाग में बिठा लेना, इनका काम आएगा। लिखवाऊँगा नहीं आपसे कहीं भी, पर फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? और ऐसे ही डाइस, डाइस तो बहुत ईज़ी है कि भई 1 से लेके 6 तक होता है। 2 डाइस जब फेंकेंगे, ये तो 1 डाइस का है और ये 2 डाइस का है। 1 1 पहले पे 1 दूसरे पे 1 फिर 1 2 ऐसे करके ये कभी भी नहीं बनाएँगे अपन किसी क्वेश्चन में। बहुत डर रहता है कि भई इतना बड़ा बनाएँगे कितना टाइम निकल जाएगा। इसके बिना इतने आसानी से क्वेश्चन होंगे, देखना आप अभी। ठीक है? इन सारी चीज़ों को हटा ही दो चलो दिमाग से, अगर ऐसा लग रहा है कि भई ये डरावना है तो हटा दो। इनको भई बहुत ध्यान से समझ लेना, इन सब के नाम जानने ज़रूरी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी के बोल देता हूँ, इंग्लिश के लिख देता हूँ और सही बता रहा हूँ, जैसे ये पूरी चीज़ एक बार अच्छे से अगर समझ लेना तो सारे क्वेश्चन जो भी कार्ड्स वाले आते हैं बहुत ईज़िली कर पाओगे। नाम इनके बस ध्यान रख लेना, मैं हर एक-एक चीज़ डिटेल से बताता हूँ, देखते जाओ बस। भई जैसे क्या होता है कि अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बताऊँगा यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा। पता होगी बहुत से लोगों को पर फिर भी देख लेंगे अपन। सबसे पहले तो ये पूरा जो एक अपने पास में डेक आता है पूरा, उसको डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं, जिसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है? जोकर आते हैं, किसी में 1 किसी में 2, उन जोकर्स को अपन नहीं गिनते, टोटल पत्ते जो एक्चुअली में होते हैं वो 52 होते हैं। ये यहाँ पे देखो एक अपने पास में जोकर की फ़ोटो भी है, इसे मैं क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि ये अपने काम में नहीं आनी है, अपने सिर्फ़ बाकी की चीज़ें काम आएँगी। अब इनके नाम भी होते होंगे, ठीक है? तो ये जो साइन दिख रहा है ना, ये पूरी लाइन, ये चीड़ी है हिंदी में तो, जिनको पता है भई वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, जिनको नहीं पता वो अच्छे से देख लेना। और इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं। याद ऐसे कर लो कि भई 3 चीज़ों का देखो क्लब जैसा बन रखा है, ठीक है? ये क्या होता है? हुकुम यानी स्पेड होता है और ये क्या होता है? हर्ट, दिल जैसा दिख रहा है तो हर्ट्स होता है या फिर हर्ट कुछ भी बोल दो। ये ईंट है, डायमंड जैसा दिख रहा है, ये डायमंड होता है। ठीक है? अब ये तो चलो बेसिक चीज़ें थी। इंटरेस्टिंग चीज़ बाद में बताएँगे, पहले एक बार सारा नॉलेज ले लो, ठीक है? दूसरी चीज़ फिर क्या बता रहा हूँ कि पत्ते कौन-कौन से होते हैं या फिर क्या-क्या होते हैं? देखो, हर जगह पे हर एक मतलब हर एक ग्रुप के अंदर क्या होता है? इक्का होता है, जिसको हिंदी में इक्का बोला जाता है, यहाँ लिख भी देता हूँ, इक्का, है ना? और इंग्लिश में इसे एस बोलते हैं, ये सारे एस हैं। ये जैसे क्लब का एस है, ये स्पेड का एस है, ये हार्ट्स का एस है, ऐसे। फिर 2 से लेके और 10 तक डायरेक्ट गिनती होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है?
ये सारे क्या हैं? जैक हैं, ठीक है? इंग्लिश में। और गुलाम बेगम बादशाह, ये हिंदी में इनका नाम है। ये इंग्लिश में क्वीन हो जाएगी और ये किंग हो जाएगा। वैसे तो ये राजा होता है, लेकिन अपन इसको जब ताश खेलते हैं तो बादशाह बोलते हैं, इसे बेगम बोला जाता है और इसे गुलाम बोला जाता है या गुल्ली, ठीक है? इनको एक्चुअली में ये बोला जाता है दुग्गी, तिग्गी, चोग्गी, ठीक है? मतलब फालतू चीज़ें अपने काम में कहीं नहीं आनी, एक नॉलेज होनी चाहिए बस, वो बता रहा हूँ। यानी कि क्या पता लग गया कि भई टोटल अगर डेक में देखें तो 4 जैक हैं, 4 क्वीन हैं, 4 किंग हैं, 4 एस हैं। फेस कार्ड्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। फेस कार्ड क्या होते हैं? टोटल अपने पास में 12 फेस कार्ड्स होते हैं। एक डेक में 3 होंगे, तो ऐसे 4 अपने पास में मतलब ग्रुप है, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। लेकिन अगर ओनर कार्ड्स बोल देगा, तो थोड़ा-सा अपना आंसर बदल जाएगा। ओनर कार्ड का मतलब ऐसे कार्ड जिनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है या फिर ओनर मिलता है, उसमें एक इक्का भी शामिल हो जाता है। वैसे सबसे छोटा है, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा अपनी मतलब वैल्यू रखता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो टोटल फिर देखो 12 ये और 4 और जुड़ जाएँगे तो 16 हो जाएँगे। ठीक है? ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं, ये नंबर कार्ड्स कहलाते हैं 2 से लेके 10 तक। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो भी अब सारी चीज़ें सीख ली हैं अपन ने, ठीक है? अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ जो बता रहा था वो देख लो, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि ये जो मतलब डेक ऑफ कार्ड्स होता है ना, इसको एक्चुअली में अपन अपना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है मतलब उससे भी बहुत बार रिलेट कर लेते हैं। क्या? कि मतलब जैसे टोटल 52 पत्ते हैं, तो उनको 52 वीक से मतलब रिलेट किया जाता है। 1 साल में अपने 52 वीक होते हैं, ठीक है? और इन जैसे कार्ड्स के नंबर को ऐड अप करते हैं, तो वो भी जैसे 365 आता है, जितने अपने साल में दिन होते हैं। और जैसे ये 13 पत्ते हैं ना एक ग्रुप के अंदर, इसको अपन 13 ये भी पता नहीं कुछ होता है 13 संवत होते हैं, पता नहीं विक्रम संवत क्या होते हैं, 13 मतलब कुछ उनसे भी जोड़ते हैं। और मतलब इन हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ जैसे इम्पोर्टेंस है। ये 4 जैसे ग्रुप हैं, उनको अपने 4 सीज़न से मतलब रिलेट किया जाता है। देख लेना आप ये चीज़ गूगल करके, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है? सब एकदम अच्छे से अपन को कार्ड्स के बारे में क्लियर हो गया है। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एक बार ये एकदम बेसिक से अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं धीरे-धीरे क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। अब देखो, डाइस मैंने वर्ड पढ़ा, डाइस पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस आना चाहिए कि भाई एक डाइस रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स आएंगे। तो मेरे प्रोबेबिलिटी जब भी मैं निकालूंगा तो नीचे हमेशा टोटल आउटकम्स आएंगे जो कि 6 हैं, तो मैं 6 लिख दूंगा। ऊपर फेवरेबल आउटकम्स आएंगे यानी जो मेरे को चाहिए चीज वो आएगी। तो नंबर ग्रेटर देन 2, भाई ये बोला है इसने कि नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो 1 2 3 और 4, तो 4/6 लिखूं या फिर आप मेरे को बताओ मैं आंसर ये लिखूं कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5/6 लिखो। इनमें से क्या लिखूं? एक बार सोच लो इस चीज को। ऑब्वियसली इसके अंदर 4/6 ही आएगा भाई, 5/6 मत कर देना, क्योंकि 2 से बड़े नंबर बोले हैं, 2 तो 2 के बराबर हो जाएगा ना, बड़े पूछे हैं तो अपन यही वाले लेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन भी मैं क्रिएट करते हुए चलूँगा और वो मतलब डाउट आ सकते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। आप पूछो उससे पहले ही मैं उस चीज़ को जैसे क्लेरिफाई कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। मतलब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन, या फिर लेस देन नहीं, इससे ज़्यादा बेटर ऐसा लिखता हूँ मैं कि नॉट ग्रेटर देन 4, ये लिख देता हूँ मैं। नॉट ग्रेटर देन 4। तो अब भाई देखो, आप पहले इसका हर एक क्वेश्चन का ऑब्वियसली मैं मतलब जैसे इसी तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो पहले इसको खुद अटेम्प्ट करना, फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ, भाई नॉट ग्रेटर देन 4 यानी कि नंबर्स तो सैंपल स्पेस अभी भी वही रहेगा क्योंकि डाइस की बात कर रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसने बोला ग्रेटर देन 4 नहीं होना चाहिए, यानी ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं और 4 इस बार ले सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला कि 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अरे तो 4 थोड़ी 4 से बड़ा है, वो तो बराबर ही है, यानी ये ले सकते थे अपन, यहाँ नहीं ले सकते थे, लेकिन फ़र्क दोनों में समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूँगा तो क्या आ जाएगा? भई 4 सैंपल स्पेस आया मेरा, मतलब फेवरेबल आउटकम आए और टोटल 6 थे, 4/6 सॉल्व करके 2/3 बता सकते हैं। आ रहा है समझ में? कहीं कोई इश्यू नहीं है? ठीक है। आगे चल लेते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। अटेम्प्ट सारे पहले मेरे करवाने से कर लेना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 2। भाई डाइस है 1 2 3 4 5 6,
हमेशा नीचे 6। अब बार-बार फ़ॉर्मूला और वो पी वगैरह लिखना कम करते जाएँगे अपन, आंसर लिखेंगे। टोटल आउटकम 6, फ़ेवरेबल चाहिए 2 से डिविजिबल वाले, ये रहा और ये रहा। तो 3/6 आ जाएगा, जिसका मतलब 1/2 होता है, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं चल रही है कहीं पे। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे शायद 25 से 30 क्वेश्चन है क्लास में, थोड़ी-सी लंबी हो सकती है ड्यूरेशन, लेकिन लास्ट में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं, हर टाइप की वैरायटी, मतलब बहुत वैरायटी इंक्लूड करी है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नया नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में कि अरे ये क्या आ गया, मतलब ऐसा देख के कहीं नहीं होगा। सब कुछ पढ़ा हुआ, देखा हुआ मिलेगा आपका। तो बस अगर फुर्सत से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ढूँढ-ढूँढ के करोगे कि भई भगवान करे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिल जाए, ताकि वो तो एक पक्का सही हो सके। ऐसे ही बन जाएगी, बस बने रहना लास्ट तक प्लीज़, ठीक है? आ जाओ तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी बतानी है सेलेक्टिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम नंबर्स, 8 से छोटे प्राइम नंबर बताने हैं। भई 1 से लेके इसने नंबर दे रखे हैं 8 तक, ये बोल रहा है 8 से छोटे प्राइम नंबर बता दो। तो पहली बात तो टोटल 8 आ गया। प्राइम नंबर क्या-क्या होते हैं? 2, 3, 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर होते हैं। 4/8 करेंगे, 1/2 आ जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें कुछ भी ऐसा डराने वाला नहीं है। धीरे-धीरे लेवल बढ़ेगा, देखते जाइएगा। अब ये आ जाओ, ये जैसे क्वेश्चन बढ़िया थोड़ा ठीक है, इसको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। एक्स ताश के पत्तों की एक गड्डी है। अच्छा, और एक जैसे क्वेश्चन को करने के जो 2 तरीके होंगे, वो तो आगे इंट्रोड्यूस होंगे, मतलब मैं बता देता हूँ कहाँ से होंगे। जैसे इस क्वेश्चन से कर लेंगे अपन 2-2 तरीके स्टार्ट 9th नंबर के क्वेश्चन से। लेकिन इनमें भी है ना, आप जैसे 2 दिमाग लगा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। कि एक्स ताश के पत्ते की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ता मतलब कि एक कार्ड निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल सूट का हो? भई लाल सूट का हो, इस चीज़ को ऐसे दिमाग नहीं लगा सकते क्या कि अपने पास में टोटल 52 पत्ते होते हैं, उनमें से 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल होते हैं। यानी आधे काले, आधे लाल। तो इसने बोला कि लाल सूट के होने की प्रोबेबिलिटी, भई मैं डायरेक्टली आधी नहीं लिख सकता क्या? यही बस मैं बता रहा था। बाकी अगर पूरे तरीके से करो तो टोटल पत्ते 52 होते हैं, उनमें से 26 पत्ते रेड होते हैं, 13 और 13, तो 26/52 को भी सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये वाली जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई ना, ये बहुत हेल्प करेगी जल्दी आंसर निकालने में, जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखिएगा। ये तो पहले का आ गया, अब इसमें देखो। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ फेस कार्ड। अब भाई, एक तो एकदम बेसिक है, मैं टोटल फेस कार्ड गिन लूँगा। फेस कार्ड गिनने हैं, ओनर नहीं गिनने हैं, तो फेस वाले सिर्फ ये 3 लाइनें आएँगी। हर बार आपको डायग्राम तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो दिमाग में पूरा ये डेक ऑफ कार्ड चलाना है। टोटल 12 होते हैं अपने फेस कार्ड्स, तो 12 और 52 पत्ते होते हैं। 12/52 को तो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई तो अपन इज़िली कर सकते हैं। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 13 बार, 3/13 मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैं इतना करने की बजाय एक डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकता था क्या? कि जैसे मैंने ये देखे भई कि ये जैसे फेस कार्ड है मेरे तीनों, तो वैसे तो टोटल मान लो ये 12 होते हैं, वो तो अपन देख चुके हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ पहला ग्रुप देखूँ, तो इसमें मेरे को 3 कार्ड्स मिलते हैं फेस वाले, और ये 13 में से हैं। और यही काम देखो सेकंड ग्रुप के साथ, यही थर्ड के साथ, यही फोर्थ के साथ हो रखा है। तो भई सेम काम बार-बार करने की बजाय मैं एक की प्रोबेबिलिटी पे अगर लिख दूँगा, तो मेरा आंसर देखो सेम आ रहा है। और इस चीज़ को अगर आप ध्यान से नहीं समझ पा रहे हो, तो ये देखो ना कि भई 3 कार्ड होते हैं एक ग्रुप के अंदर फेस वाले, ऐसे टोटल 4 ग्रुप हैं, और ऐसे ही 13 टोटल एक ग्रुप में कार्ड हैं, और टोटल ऐसे 4 ग्रुप हैं। भई ये 4 से 4 कट ही जाना है, तो 3/13 ही आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप अगर कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है? इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से जैसे मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, धीरे-धीरे समझ में आता जाएगा। प्रोबेबिलिटी बतानी है एस आने की। भाई एक देखो डायरेक्ट अप्रोच लगाएँ इस बार, कि पहला ग्रुप उठा लेते हैं, उसमें एक एस होता है और टोटल पत्ते 13 होते हैं, ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि यही काम हर एक के अंदर हो रखा है, बार-बार करने की नीड नहीं है। चाहो तो पूरा कर सकते हो कि भई टोटल 4 एस होते हैं 52 में से, काटेंगे तो 1/13 ही आ जाएगा, बात एक ही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यही अप्रोच लगाऊँ, ताकि जल्दी आंसर आ सके और सोचना ना पड़े, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब ये देखो, जो अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट जो कंसेप्ट समझाया था, जहाँ पे आप बेरोजगार थे और फिर आपकी जॉब लगी थी, जहाँ पे आप ड्रेसें खरीदवा रहे थे, वहाँ पे अपन ने और वाले केसेस देखे थे, जो एडिशन वाला रूल था। सेम वही चीज़ आ गई है कि एस की या फिर किंग की या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी मैंने देखी अभी-अभी कि 1/13 होती है। किंग आने की भी 1/13। अरे! एक डेक में देख लो ना, मतलब ए ए मतलब एक ग्रुप में देख लो ना।
एक एस है, टोटल 13 में से, एक किंग है 13 में से, वही काम सबके साथ हो रहा है तो मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा। और वही क्वीन के लिए 1/13। अब और का सेंस है या फिर ये काम या ये काम, तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएंगे। इनको सोल्व करेंगे तो 3/13 मेरा आंसर आ जाएगा। बेहद ईजी, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, मजा भी उतना ही ज्यादा आता जाएगा। आगे चल लो एक बार और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर लो कि डाइस का पूरा क्वेश्चन है, और इसके बाद में अपन एडिशन मल्टीप्लिकेशन फिर तो आसान आसान चीजें फिर आ जाएंगी। एक बार इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, आप एक बार इसको अटेम्प्ट करो, फिर देख लेते हैं अपन। करें, किया होगा आपने, और ठीक है देख लेते हैं। एक डाई है, उसको 2 बार रोल किया गया है। अब डाई में टोटल 6 आउटकम्स आते हैं, उनमें से 2 बार किया है। तो देखो अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग बना लेना भाई कि एक बार कर रहे हैं तो 6 आएंगे, तो 2 बार करने पे 12 मत कर देना। 2 बार डाइस रोल कर रहे हो तो मतलब ये काम भी कर रहे हो, ये काम भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन वाला यानी कि एंड वाली सेंस आएगी, तो 6 इंटू 6 यानी 36 टोटल आउटकम बनेंगे। ये तो मतलब बेसिक नॉलेज होगा आपने। अब ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ सम इक्वल टू 9। अब देखो, कई लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि अपन एक बार लेके चलता हूँ आपको, दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरे को ये पूरा बनाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि जोड़ 9 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो वो बोलेंगे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो वो गिनेंगे कि 4 नंबर आ गए और टोटल 36 थे, तो आंसर लिख के आएंगे फिर कि 4/36। अरे लेकिन वो बनाने में ही पूर्वजों जितना मतलब, अरे लेकिन वो बनाने में ही मतलब आपका पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बताता हूँ सम 9 वाले का। करना क्या है कि भाई सम 9 आना चाहिए। ये देख लो ना कि सम 9 कहाँ-कहाँ पे बन सकता है। 2 ही तो डाइस हैं अपने पास में, ज़्यादा तो है ही नहीं। अब देखो मैं 1 को किसी भी चीज़ में जोड़ के 9 नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अगले वाले डाइस को रोल करेंगे तो 1 से लेके 6 तक ही नंबर होंगे। भाई मैक्सिमम ही 6 है, 1 में जुड़ेगा तो 9 कभी नहीं बना पाएगा। ना 2 दे पाएगा। हाँ, लेकिन 3 दे सकता है, 3 को 6 में जोड़ने पे। तो अब हर बार ये नहीं करना है, ये धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। 3,6 और 3,6 बना है तो 6,3 पक्का बनेगा, ये देख लेना। फिर अब 3 ले लिया था, अब 4 ले लो, 4 से 5 9 बना देगा। ये बना है तो इसके उल्टा तो पक्का बनेगा 9 के लिए। अब देखो 3 ले लिया, 4 ले लिया, अगला 5 आना चाहिए था, अरे 5 वाला आ गया। अगला 6 आना चाहिए था, वो भी आ गया। अब 7 तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम तो मेरे 36 होते हैं, उनमें से 4 मेरे फेवरेबल आए हैं, 4/36 सोल्व करेंगे, 1/9 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ये तो आप खुद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मेरे को पता है, थोड़ा-सा बढ़ा जाएगा। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सेकंड वाले का आंसर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये 33 की जगह में कर देंगे, या फिर यार कंजेस्टेड हो जाएगा, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं अपन, क्यों करना है, अपन अपना ही बोर्ड है, अपना ही पेन है, ऐड कर लेता हूँ मैं एक स्लाइड, फिर आते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं और सेकंड का आंसर करते हैं। इसने क्या बोला, रोल करने हैं 2 डाइस को, प्रोबेबिलिटी बतानी है, सम एज़ अ प्राइम नंबर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सम एज़ अ प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर क्या-क्या होते हैं? लिख लो एक बार। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13। मैं 13 से बड़े क्यों नहीं लिख रहा हूँ या फिर 13 भी काम नहीं आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। भई आप जब भी 2 डाइस फेंकोगे तो पहले वाले पे भी 6 और दूसरे वाले पे भी 6, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता, और इन दोनों को जोड़ने पे भी 12 ही बन रहा है, तो 12 से बड़ा जोड़ तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, तो ये भी लेने के रहने दो। सिर्फ ये नंबर आ सकते हैं। ये लाने के लिए अब जो-जो केसेस बनते जाएँगे, वो इनके नीचे लिखते जाओ और ऐड करके अपन आंसर बता देंगे, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो, आसान मत समझना इसे। ठीक है, मैं लिखता हूँ अभी आंसर, देखिएगा। भई मेरे को 2 सम लाना है, तो कैसे-कैसे आ सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए। अब इसमें आप ये दिमाग मत लगा लेना कि भई पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तो अब अपन फेंकें, तो जैसे मतलब कि आपने डाइस मार्क कर रखे हैं और फिर दोबारा फेंका दो, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1, ऐसे वो अलग-अलग नहीं होगा। इनको एक ही मतलब यही केस आएगा जैसे 2 लाने के लिए। 3 लाने के लिए क्या होगा? 3 लाने के लिए या तो आप 1, 2 कर लोगे या 2, 1 कर लोगे। भई यही तरीका है, देखो करना ही पड़ेगा ऐसे, लेकिन आसान बहुत है। अब 5 लाना है तो 5 कैसे-कैसे आ सकता है? 1, 4 से। अच्छा इनको मतलब हाँ, आसान है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसे डायरेक्टली लिखते जाओ। अब 1 आ गया ना तो अब 2, 3 कर लो।
2 के बाद में फिर 3,4 कैसे 3,2 कर लो। फिर 3 के बाद में क्या आ जाएगा 4,1 कर लो। अब ये देखो इसके बाद में तो 5 का ही बन ही नहीं पाएगा। 7 के लिए क्या होगा? भई 1,6 से शुरू होगा, 2, 3, 4 ऐसे लिख देता हूँ मैं 2, 3, 4, 5 और 6,1 तक जाएगा। ये केसेस बनेंगे। और 11 के लिए तो 2 ही केस बन पाएँगे, 5,6 बनेगा, एक 6,5 बनेगा। टोटल आउटकम्स मेरे कितने थे? 36 थे। फेवरेबल कितने हैं? 1 और 2 3, 4, 5, 6, 7 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15/36 3 से काट लेंगे, 5/12 फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, थोड़ा-सा लेंथी था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम बार ऐसा ही हो रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल या फिर एकदम ऐसे मतलब कंसाइज़ क्वेश्चन पूछता है, इतने मतलब बकवास वाहियात तो नहीं पूछेगा। बाकी एडिक्विटी का मतलब भरोसा नहीं है, तो फिर भी देख लेंगे अपन, सारी चीज़ें देख के चलेंगे, अपन छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है? अभी ये जैसे सेकंड हो गया है, अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि 2 डाइस को रोल करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास में अंडरस्टैंडिंग कौन सी काम आएगी? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली। आसान सी चीज़ है, बता देता हूँ। पहले की भी वैसे बताई हुई है। एक रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ देख लो एक बार, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं। कि भई कोई भी आपके पास में फेवरेबल आउटकम नहीं है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर परस्पर अपवर्जी घटनाएँ हैं, या फिर ए और बी है। सभी चीज़ों का एक ही मतलब है, और इसमें आप क्या करते हो कि दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हो और ऐड कर देते हो। इसका सेंस समझ लो, इन सारे वर्ड्स को हटा दो, कोई काम नहीं आने वाला ये। सेंस इतना समझ लो कि या तो ये काम होगा या फिर ये काम होगा, तो आप सारे केसेस को ऐड कर रहे होते हो हर बार, ये आंसर आ जाएगा। और ये काम भी करना है, ये भी करना है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो केसेस को। छोटी-सी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसी क्वेश्चन में वही काम आने वाली है। देखो, पर ये तो पता होना चाहिए ना कि कंपोज़िट नंबर क्या होते हैं? कंपोज़िट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते या फिर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो भई जैसे अपने सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये टोटल आउटकम्स होते हैं। उनमें से मेरे को पहले डाइस पे क्या करना है, कंपोजिट नंबर लेके आना है। देखो ये बोला इसने कि आइदर कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट और प्राइम ऑन द अदर, यानी पहले वाले पे कंपोजिट नंबर आना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या-क्या बनेंगे अब? एक तो 4 होगा, एक 6 होगा। देखो इन सभी में सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। बाकी तो किसी के नहीं है। भई ये तो प्राइम है, एक के वैसे ही नहीं हो सकते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 2/6, ठीक है, कंपोजिट नंबर की। प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो प्राइम है भई 2, 3 और 5, तो 3/6, लेकिन इसने क्या बोला या तो ये हो या ये हो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इनको जोड़ेंगे तो 5/6 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ईज़ी था। अब इसी तरीके से एक बार सेकंड वाले पे आ जाओ कि कंपोजिट नंबर ऑन फर्स्ट एंड प्राइम ऑन अदर, मतलब दोनों काम होने चाहिए। इस बार 2/6 इंटू 3/6 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 6/36, यानी 1/6 आंसर आ जाएगा। बाय चांस कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। उसके साथ में मतलब इतना कोई बखेड़ापन को खड़ा नहीं करना है। हो सकती है कैलकुलेशन एरर, मानता हूँ मैं ये चीज़, ठीक है? बाकी अभी तक सही चल रहा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, पर फिर भी आगे के लिए। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन कर लिए हैं, बढ़िया क्वेश्चन थे, एक बार इनको दोबारा से देख लेना। अपन चल लेते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये अच्छे से समझ गए हैं, इसका काम भी आएगा बहुत ज़्यादा, दिमाग में रखना है इस चीज़ को, और इस क्वेश्चन पे आओ। देखो, अब मैं थोड़ी-सी एक क्या है ऐसे डिवाइड करके चीज़ों को लेके चलूँगा। देखिएगा कि भई 2 कॉइन को अपन ने टॉस किया है, हेड और टेल आएगा। एक तरीके से अगर पूरा सैंपल स्पेस नहीं बनाने की नीड है, पर बनाएँ तो क्या होगा? या तो दोनों पे टेल, या फिर एक पे टेल, एक पे हेड, एक पे हेड, एक पे टेल, या फिर दोनों पे हेड। यही बनेगा सैंपल स्पेस। वो रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन बोथ द कॉइन। भई टोटल मेरे आउटकम्स 4 आए हैं, उनमें से टेल दोनों पे आए ऐसा एक ही है, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। पर मैं ये नहीं कर रहा होता, तो मैं क्या करता? ये सेकंड अप्रोच है कि भई पहले वाले पे भी मेरे को टेल चाहिए और दूसरे वाले पे भी मेरे को टेल चाहिए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। मेरे को दोनों काम करने हैं। मैं इनको गुणा करूँगा, 1/4 मेरा आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? दोनों में से जो बेटर मेथड लगे वो अप्लाई कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक जो कर रहा है जल्दी, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है? 8 नंबर पे आओ। 5 कॉइन है, उनको टॉस किया गया है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गेटिंग एक्ज़ैक्टली 2 हेड्स। अब देखो, यहाँ से क्या है, थोड़ा-थोड़ा लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, थोड़ा लेंथी बनता जाएगा, या फिर थोड़ा सोचना पड़ सकता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ सकता है। घबराना नहीं है, आराम से बैठना है, लंबी सी 2 सांसें लेनी है,
और फिर अटेम्प्ट करना है, पक्का कर पाओगे, दिक्कत कहीं नहीं आएगी अगर पीएनसी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। वरना भी कर लोगे लेकिन थोड़ा-सा फिर ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो पढ़ा हुआ है तो मज़ा आएगा करने में। अब देखो, इसने क्या बोला 5 कॉइन टॉस किए हैं, तो अब मैं पूरा सैंपल स्पेस बना के नहीं कर सकता ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि वो मतलब सरफिरा है पेपर पूछने वाला। 10 कॉइन दे देगा, तो क्या मैं सैंपल स्पेस थोड़ी बनाऊँगा। 10 के कितने बनेंगे? 2 की पावर 10 बनेंगे। यानी कि 1000 चॉइस सैंपल स्पेस नहीं बना सकते हैं। फेवरेबल चीज़ ही नहीं है वो अपने। ठीक है, तो करेंगे क्या? अब देखो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गेटिंग एक्ज़ैक्टली 2 हेड की। तो भई एग्ज़ैक्टली 2 हेड आने चाहिए। ये 1 हेड, ये 2 हेड और बाकी के 3 पे टेल आ जाए। अरे लेकिन कहीं इसने ये क्लियर किया क्या कि पहली 2 पोज़ीशन पे ही हेड आए? क्या पता फर्स्ट और लास्ट पे आ जाए, क्या पता लास्ट दोनों पे हेड आ जाए, क्या पता बीच में दोनों पे हेड आ जाए। कहीं कोई क्लैरिफ़ाई नहीं किया, तो इसमें अपन को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे करना है? मैं बताता हूँ। पहली बात तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड आने की 1/2, टेल आने की भी 1/2, 1/2, 1/2। यानी पहली बात तो ये होगा कि 1/2 की पावर 5 आ रही होगी, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1/32। ये तो अभी तक सिर्फ हेड 2 और 3 टेल आने की मतलब अपन ने प्रोबेबिलिटी लिखी है, लेकिन अभी तक अपन ने अरेंजमेंट नहीं किया है। अब अरेंजमेंट करने के लिए भी आप पी परमुटेशन पे मत चले जाना। करना क्या है, मेरे को 5 चीज़ें दे रखी थी या फिर 5 पोज़ीशन थी, उनमें से 2 पे बस मैं हेड को अरेंज करना है, बाकी टेल अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो मेरे को सिर्फ 2 जगह चुननी है 5 में से, अरेंज भी नहीं करना है उनको। मैं 2 जगह चुन लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5C2 आ जाएगा। अब या फिर मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि 1/32 तो सेम रहेगा। मैं इन 5 में से हेड के 2 की बजाय टेल की 3 जगह चुन लूँ, तो हेड 2 जगह पे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि 1/32 तो सेम रहेगा। देखो 3-3 4-4 मेथड बता रहा हूँ। कि भई 5 चीज़ें हैं, उनको अरेंज करना है एक रो में, तो 5 फैक्टोरियल वेज़ में अरेंज कर सकती है अपने आप को। लेकिन 2 हेड सेम है, रिपीटेशन को हैंडल करने के लिए 2 फैक्टोरियल से भाग, और ये 3 टी सेम है, तो 3 फैक्टोरियल से भाग, और आप इन तीनों को निकाल के देखना, आपका एग्ज़ैक्टली सेम आंसर आएगा। और नहीं भी निकालना चाहते, तो फ़ॉर्मूला ध्यान में होगा कि एनसीआर को अपन लिख सकते हैं NC(n-r). तो देखो 5C2 को लिख सकते हैं 5C 5-2 यानी 3, और 5C2 को आप एक्सपेंड करोगे तो NCR का फॉर्मूला तो बताया वही है। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, यही चीज़ आएगी। सॉल्व करके देख लेना, 100% तीनों से सेम आएगा। मैं कोई सा भी एक पकड़ लेता हूँ, ये कर लेते हैं। भई क्या आ रहा है, 1/32 इंटू 5 का फैक्टोरियल को लिख दो 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, नीचे 2 के फैक्टोरियल का 2 गुणा 1 और 3 का फैक्टोरियल एज़ इट इज़, क्योंकि ये कट जाएगा। अब 4 से 32 काट दो 8 बार, 5/16 आंसर आ रहा है, ये आंसर आ गया। बेहद ईज़ी, बहुत आसान, जो जल्दी इनमें से क्लिक करे वो अप्लाई कर देना। एक लाइन लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा, इतना सब कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है? वो धीरे-धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे। बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 9 नंबर पे चलते हैं। अब देखो 2-2 मेथड से बताने की कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन को। एक एकदम बेसिक अप्रोच, एक पीएनसी वाली अप्रोच। तो पहली बात तो आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, कि जैसे ये मतलब जैसे अपना पूरा जब खत्म हो जाएगा, तो मतलब जैसे आप कहीं और क्वेश्चन ढूँढना या प्रैक्टिस करने के लिए कुछ करने की नीड नहीं है। सिर्फ़ ये एकदम कंसाइज़ तरीके से, इतना मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने डिज़ाइन किया है ना, बहुत टाइम दिया है भई मैंने, बहुत ज़्यादा सच्ची में टाइम दिया है इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब आपको जैसे कहीं से क्वेश्चन और करके ढूँढने की कुछ भी नीड नहीं है। ये कर लोगे, बहुत मोर देन इनफ है, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे बोल सकते हो कि एक तरीके से ये पेपर ही मिल रहा है आपको। ठीक है? ये समझ लेना। हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी, हर एक जितना लेवल छोटा, बड़ा, ऊँचा सब इंक्लूड किया है, दिख रहा होगा आपको। तो मतलब मज़े से बस देखो और मज़ा लो चीज़ों का। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, 15 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं। 3 लोगों को सिलेक्ट करना है रैंडमली। पहली अप्रोच, दूसरी अप्रोच। पहली अप्रोच में क्या रहेगा कि भई मेरे को 15 और 10 25 टोटल लोग हैं, उन 25 में से 3 लोगों को चुनना है। यही बोला है इसने कि 3 लोगों को चुनना है, ये मेरे टोटल आउटकम हो गए। अब इनमें से कंडीशन जो दे रखी है वो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएँगे। तो इसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल, तो भई 10 गर्ल्स थी, उनमें से 1 गर्ल चुननी है, और एंड
मतलब और हिंदी वाला बोला है मैंने और एंड का सेंस आ रहा है, मतलब कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया है। तो मेरे वर्ड्स पे कभी मत जाना, कभी और निकल जाएगा, कभी एंड निकल जाएगा, तो वो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और, समझ लेना वो चीज़, ठीक है? 2 बॉयज़ को करना है सिलेक्ट, तो 15 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। तो अब इस मेथड से अगर मैंने आंसर को लिखा है तो मेरे को ना किसी रिपीटेशन का ध्यान रखना है, मतलब कि ना किसी अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, ना कोई ऑर्डर का ध्यान रखना है। ये इस फ़ॉर्मूले में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। ये मेरा डायरेक्टली आंसर दे देगा जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका। पर अगर मैं ये मेथड ना लगा रहा होता, पीएनसी वाला, तो मैं क्या करता? देखो क्या करते हैं अपन, कि टोटल 25 लोग हैं, ठीक है? उनमें से मेरे को क्या करना है, एक गर्ल को चुनना है। भाई 10 गर्ल्स हैं, तो यही होता है टोटल अप और फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है? अब क्या करना है, 2 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है। अरे 25 लोग थे, उनमें से मैं एक गर्ल को छाँट चुका हूँ, तो अब 24 लोग बचे हैं। ये भाई बहुत बढ़िया मतलब चीज़ दिमाग में बिठानी पड़ेगी। अब क्या होगा, अब भई मेरे को क्या करना है, बॉयज़ चुनने हैं, तो 15 बॉयज़ थे, उन 15 में से मैं कोई भी एक बॉय चुन सकता हूँ, तो फेवरेबल आउटकम मेरे 15 हैं, ठीक है? देखना इन दोनों को कंपेयर करवा के दिखाऊँगा, एकदम सेम चीज़ मिलेगी। और अब भई 24 लोग थे, उनमें से भी एक और उठा चुके हैं अपन, तो अब 23 लोग बचे हैं। या फिर ऐसे देख लो कि 25 लोग थे, उनमें से 2 उठा चुके हैं, तो 23 बचे हैं। और अभी अगला बंदा भी बॉय होना चाहिए, मतलब ऐसा कर रहे हैं, ये गर्ल, ये बॉय और फिर ये बॉय की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो भाई 15 बॉयज़ में 1 जा चुका है, तो अब 14 आ जाएँगे फेवरेबल। अब एक बार इस चीज़ को मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ, 10C1 यानी NC1, NC1 की वैल्यू n होती है, यानी 10 आ जाएगा। 15C2 को लिख सकते हैं 15 गुणा 14 और बटे में 2 गुणा 1। 25 को लिख सकते हैं 25 गुणा 24 गुणा 23 और बटे आएगा 3 गुणा 2 और गुणा 1। एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान देना। अच्छा, ये आंसर यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, ये एक बार देख लेना कि भई जैसे मेरे को 3 चीज़ें हैं, उनको अरेंज करना है, तो मैं 3 मेथड लिखूँगा फिर से वही, कि या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3 चीज़ों को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल और 2 चीज़ें इनमें से सेम हैं, तो 2 फैक्टोरियल से भाग लग जाएगा, या तो ये कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि भई 3 पोज़ीशन में से कोई सी भी एक पोज़ीशन चुन लो गर्ल के लिए, बॉय अपने आप एडजस्ट हो जाएँगे। या फिर ऐसे कर लो कि 3 पोज़ीशन है, यहाँ लिख देता हूँ, 3 पोज़ीशन है, उनमें से कोई भी 2 पोज़ीशन गर्ल्स के लिए चुन लो, बॉयज़ के लिए, गर्ल अपने आप एडजस्ट हो जाएँगी। तीनों सेम चीज़ें हैं। तो अब देखो, इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो ये 3 गुणा 2 गुणा 1 जो है, वो उठ के ऊपर आ जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो इसको सोल्व करो। भई 3 का फैक्टोरियल मैं सोल्व करूँगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 आएगा। अब मैच करो एक बार। 10, 15, 14, 10, 15, 14, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 25, 24, 23, 25, 24, 23, 2, 1। बच्चों की तरह एक-एक चीज़ आपको कंपेयर करवा के दिखा रहा हूँ कि दोनों मेथड से आंसर सेम निकल के आता है। जो बढ़िया लगे या जो जल्दी हिट करे वो अप्लाई कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें भी 3 है, तीनों में से जो आसान लगे वो करना है। अब एक बार अगर सोल्व कर लेते हैं चलो, आंसर तो निकालना ही है। कैसे निकालेंगे आंसर देखो, भई इनको काटना पड़ेगा, ये तो चीज़ हटा देते हैं। कैसे काटेंगे? अच्छा, एक चीज़ कर सकते हैं डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए। मेरे को इतना पता है कि भई जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है, वो किसी से भी कट नहीं पाएगा, तो नीचे पक्का 23 का मल्टीपल होगा और वैसे आंसर देखो 21/46 ही आ जाएगा उस हिसाब से। बाकी पूरा सोल्व करें, तो देख लो एक बार, भई 2 से 10 को काट दिया मैंने 5 बार, 5 से 25 कट गया 5 बार, 5 से 15 कट गया 3 बार और 3 से 3 दूनी 6 बनाया मैंने, 6 से 24 को काट दिया 4 बार, ठीक है? अब 2 से काट दो इसको 7 बार, तो देखो 7 तिये 21 बटे यहाँ पे 2 गुणा 23 46। आंसर सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा, बस एक बार इस चीज़ को खुद अटेम्प्ट कर लेना, दोबारा से खुद सिम्प्लीफाई कर लेना, फिर आगे आना, ठीक है? आओ 10 नंबर पे। अब देखो फिर से भैया अपन 2-2 मेथड लेके चलेंगे, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा बताऊँगा मैं और मेरे बताने से पहले खुद एक बार ज़रूर कर लेना। क्या बोला है? एक बैग है, उसमें 4 ब्लैक, 5 येलो, 6 ग्रीन बोले हैं। मेरे हिसाब से आगे 6-7 क्वेश्चन इसी चीज़ पे हैं। अच्छा अभी नहीं आए हैं क्या? आगे आएँगे, ये देखो ये आएँगे। 6 ब्लू 2 रेड, 6 ब्लू 2 रेड, 6 ब्लू 2 रेड, ये सारे क्वेश्चन सेम चीज़ पे आएँगे और फिर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आ जाएँगे, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है? तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं करवाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि 3 बॉल अपन को रैंडमली बैग से चुननी है। टोटल 6, 4, 10 और 5 15 बॉल हैं। 15 में से 3 बॉल चुननी है, 15 से ही 3 आएगा। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ऑल ऑफ देम आर येलो। भाई येलो हैं, 5 बॉलों में से 3 बॉल चुननी है येलो वाली। ये डायरेक्टली मेरा आंसर दे देगा। ये आंसर खत्म हो गया है और मैंने क्या बोला, जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो अरेंजमेंट्स का, कॉम्बिनेशन का
किसी चीज़ का ध्यान रखने की नीड नहीं है, फ़ॉर्मूला सब एडजस्ट हो जाता है। इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 5C3 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। 15C3 को 15 गुणा 14 गुणा 13, अच्छा 5C3 को 5C2 भी लिख सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दिया, अभी तो लिख दिया है। बटे 3 का फैक्टोरियल, और हर बार ये ध्यान रख लेना, ये 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आगे से मैं नहीं लिखूँगा, अभी बस समझाने के लिए लिख दिया है। तो आंसर क्या आ रहा है? 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे 15 गुणा 14 गुणा 13। और अब देखो, डायरेक्ट मेथड, जो प्रोबेबिलिटी वाला पूरा प्रॉपर मेथड है, उसमें क्या कर रहे हैं कि भई मेरे को क्या करना है, 3 येलो बॉल निकालनी है। पहली येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी टोटल 15 है, उनमें से येलो 5 हैं, तो फेवरेबल आउटकम मेरे 5 हैं। हाँ या ना? अब मैं एक बॉल निकाल चुका हूं, तो टोटल अब 14 बची हैं। एक 5 में से भी येलो निकाल चुका हूं, तो 4 बची हैं। एक निकाल चुका हूं, तो 3 बची हैं। एक निकाल चुका हूं, तो 13 बची हैं। अब ये चीज मैंने डायरेक्टली लिखी, यहां मैंने वैसे निकाली। इसमें अरेंजमेंट के लिए क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि तीनों सेम है, सेम चीजें हैं, तो कोई अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं। बनेगा तो भी ऐसे बनेगा कि 3 चीजों को अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल वेज, और तीनों चीजें सेम है, तो रिपीटेशन के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड वो कटे जाना है, तो उसका कोई काम नहीं है। डायरेक्टली अपन ये आंसर बता सकते हैं। सोल्व करके बता दो, 5 से 15 3 बार, और 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 2 बटे 13 सत्ते 91, 2 बटे 91 आंसर आ जाएगा। बेहद ईज़ी था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्टली दिमाग लगाना चाहो तो 13 एक प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, तो मल्टीपल आएगा, 13 का 91 ही मल्टीपल है, टिक कर सकते थे आसानी से, कोई दिक्कत। अब देखो 11 नंबर पे आओ। भाई सारे खुद करते हुए चलना प्लीज़, बहुत बार बोल दी है मैंने ये चीज़, करोगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है? अब देखो 2 कार्ड्स हैं, ड्रॉ किया है पैक ऑफ 52 कार्ड से। तो पहली बात तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक क्लब है एंड एक डायमंड है, मतलब दोनों काम होने चाहिए। क्लब कितने होते हैं? 13 होते हैं, उनमें से 1 कार्ड निकालना है, और डायमंड कितने होते हैं? 13, उनमें से 1 कार्ड निकालना है, दोनों काम होने चाहिए, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लो एक बार इसको, 13C1, अरे भाई NC1 जो होता है ना, वो N होता है, ध्यान रखो इस चीज को। तो 13C1 13 ही हो जाएगा, फिर 13C1 13 ही हो जाएगा, 52C2 हो जाएगा 52 गुना 51 बटे 2 गुना 1 आएगा, मैं ऊपर भेज देता हूँ, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं एकदम मेरे प्रॉपर मेथड से करता हूँ। भाई मेरे को क्या करना है, ये फर्स्ट मेथड लिखा, ये सेकंड लिखा। मेरे को क्या करना है, 2 कार्ड निकालने हैं। पहला क्लब होना चाहिए, 1 क्लब, और 1 डायमंड होना चाहिए, और दोनों काम करने हैं। भाई क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल कार्ड 52 होते हैं, उनमें से क्लब मेरे पास में 13 होते हैं, ठीक है? डायमंड, मतलब ऑब्वियसली अब तो नीचे तो क्या होगा, 52 कार्ड में से 1 कार्ड निकाल चुके हैं, तो अब 51 कार्ड बच गए हैं, और डायमंड अपने आप में 13 ही होते हैं, तो अब कम मत कर देना, इस बार 13 के 13 ही आएँगे, ठीक है? अब भई एक क्लब निकाला है, एक डायमंड निकाला है, दोनों अपने आप को अरेंज भी तो करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल वेज़ में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, या तो 2 फैक्टोरियल लिख दो, या फिर 2 में से कोई सी भी एक जगह चुन लो, क्लब के लिए या डायमंड के लिए, तो 2C1 आ जाएगा, वो भी एक ही चीज़ है। अब ये देखो 13 गुणा 13 गुणा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 गुणा 1 होता है, ये देख लो, 52 गुणा 51, ये देख लो। सेम ही आएगा हर बार, ऑब्वियसली बार-बार बताने की नीड नहीं है। 13 से 52 कट गया 4 बार, और 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 13 बटे 102 ये आंसर आ जाएगा। बेहद ईज़ी चीज़ें हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है इनमें। 2 कार्ड हैं, 52 कार्डों में से निकाले हैं, 52C2 आएगा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग क्वीन, दोनों कार्ड क्वीन होनी चाहिए। क्वीन कितनी होती है अपने पास में? 1, 2, 3, 4, चारों ग्रुप में एक-एक क्वीन थी, तो 4 क्वीन में से 2 क्वीन अपन को निकालनी है, तो 4C2 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो, तो ये 4C2 के अंदर अब वो 2 फैक्टोरियल तो कट जाएँगे। ऊपर तो आ जाएगा 4 गुणा 3, नीचे आ जाएगा 52 गुणा 51, ठीक है? और दोनों ही क्वीन है, तो अरेंजमेंट का भी कोई लफड़ा नहीं है। अब दूसरा मेथड लगाएँ ट्रेडिशनल वाला, तो भई 52 कार्ड हैं, उनमें से क्वीन अपने पास में 4 हैं। अब 1 क्वीन निकल चुकी है, तो 3 क्वीन बची हैं। 52 में से 1 कार्ड निकल गया है, तो 51 कार्ड बचे हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, सॉल्व कर लो। 4 से 52 कटेगा 13 बार, 3 से भी ये कट जाएगा 17 बार, तो 1 बटे, अब देखो पूरा सिम्प्लीफाई मत किया करो, दिमाग लगाया करो। 1 बटे वाले ऑप्शन ये और ये हैं। अरे लेकिन यूनिट डिजिट देखो, 7 ये 21, 1 आएगी यूनिट डिजिट, 1 इस ऑप्शन में है, तो ये टिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना, बेहद ईज़ी था। आ जाओ 13 नंबर पे। 2 डाइस को थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन बोथ ऑफ देम विल बी ऑड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार प्लीज़ बस बैठ के सोच लो इसके ऊपर अच्छे से, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, सच में बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो मैं बताता हूँ, ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन है, सच में स्टार मार्क भी कर रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। ठीक है, मैंने क्या बोला?
प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोडक्ट ऑन बोथ ऑफ द नंबर विल बी ऑड। ऑड भाई 2 चीज़ों का प्रोडक्ट कब आ सकता है? छोटी-सी एक कांसेप्ट वाइज़ चीज़ सीखनी पड़ेगी, देख लो। 2 नंबर कैसे-कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों ऑड हो जाएँ, या एक ऑड, एक इवन, एक ऑड, या फिर दोनों इवन हो सकते हैं। यही चांसेस हो सकते हैं। अब इनको तो अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। भाई 2 इवन नंबर को मैं एक बात दिमाग लगा के खुद सोच के देख लो कि भाई किसी भी नंबर को, चाहे ऑड है चाहे इवन है, उसको आप इवन से गुणा करोगे तो वो हर बार इवन ही दे देगा। क्योंकि भाई जैसे मैं 7 को 2 से गुणा करता हूँ तो भी 14 इवन बन रहा है, और मैं 2 को 2 से गुणा करता हूँ तो भी 4 इवन बन रहा है। यानी इवन आते ही तो पक्का मेरे को एक इवन नंबर मिलेगा। ऑड ऑड को गुणा करने पे ऑड आ सकता है, बस एक ही केस ऐसा बन रहा है। समझ में आ गया? यानी कि मेरे को जो डाइस मैं थ्रो करूँगा उन पे पहले पे भी ऑड नंबर होना चाहिए, दूसरे पे भी ऑड नंबर होना चाहिए, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन तो फिर भी आसान है। इसके अगले वाला और भी तगड़ा क्वेश्चन है। देखते जाओ बस आप चीज़ें। भई पहले डाइस पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे टोटल कार्ड मेरे पास में, कार्ड नहीं, टोटल डाइस के अंदर आउटकम्स 6 होते हैं। पहले की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन। उनमें से ऑड क्या-क्या होते हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑड होते हैं। 1, 3 और 5 यानी कि 3 नंबर होते हैं गिनती में। दूसरे वाले पे भी ऑड आने की 3/6। अब दोनों काम होने चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 को सोल्व करेंगे, 1/4 मेरा आंसर आ जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं लगी मेरे को करने में, और यही तरीका है करने का। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। दोनों को एक बार साथ लेके चलूँगा तो बढ़िया मज़ा आएगा, फिर टाइम देंगे दोनों पे देखना। कि भई प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑन बोथ ऑफ द नंबर विल बी इवन। अब मेरे को दिमाग में केसेस आ जाने चाहिए कि भई इवन कब-कब आ सकते हैं, कि या तो जब पहले पे इवन दूसरे पे ऑड हो, या फिर इस पे ऑड इस पे इवन हो, या फिर दोनों पे इवन हो। अब देखो मैं जल्दी-जल्दी डायरेक्टली ये चीज़ें लिख सकता हूँ, भई मैं समझा रहा हूँ, तो फिर मैं इतना टाइम ले रहा हूँ या फिर इतना डिटेल में बता रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप डायरेक्टली लिखोगे, इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अरे आधे नंबर इवन है, आधे ऑड हैं, तो मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी आधी लिख सकता हूँ। 3/6 के बजाय, ठीक है? और ओड की भी फिर आधी, या फिर ये बन गई 1/4, यही 1/4 इसमें आएगी, यही 1/4 इसमें आएगी। प्रोबेबिलिटी को मैंने जोड़ा तो आ गई 3/4। ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मिलेगा भी, लेकिन ये करना नहीं है। करना क्या है, और यहीं से एक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक नाम का छोटा-सा टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस होता है। कुछ-कुछ क्वेश्चन में उसको अपन लगा के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। उसी चीज़ के लिए बस वो यूज़ किया जाता है कि भई मैं इन 3 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालना मेरे को बड़ा या फिर लेंदी मुश्किल पड़ रहा था, तो मैं उन केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ जहाँ पे इवन नहीं बनता। यानी मैं ओड इंटू ओड की निकाल लेता हूँ। ये एक ही केस है, फिर मैं इसको 1 में से घटा दूँगा। अब ये 1 में से घटाने की कहानी क्या है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी-सी खाली जगह चाहिए, यहीं बता देता हूँ मैं। या फिर एक चलो नई नई स्लाइड लेते हैं, अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। कोई जल्दीबाज़ी नहीं है अपने को, देख लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ ध्यान देना आप, कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बोला कि भई आपके, जैसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, ठीक है? वो उससे बहुत बढ़िया एक चीज़ समझ में आ पाएगी। जैसे कि आप मतलब जैसे अप्रोच करने गए, और आपको जैसे मतलब हाँ, मतलब हाँ मिलने के सामने से जो चांसेस है ना, वो ऐसे समझ लो कि आप मतलब जैसे 10 बार गए हो, और उसमें से आपको किसी ने ऐसे बोला कि भई 4 बार तेरे को हाँ मिल सकती है, तो आप क्या बोलोगे कि भई मैं 10 बार गया, उसमें से 4 बार मेरे को हाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी लिखी है ये। ठीक है, ये हाँ की प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भई, 10 में से 6 बार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो 4/10 6/10 बनेगा 10/10, यानी एग्ज़ैक्टली ये 1 बन जाएगा। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता था ना कि मेरे को अगर वो सिर्फ़ हाँ वाली प्रोबेबिलिटी दे दे, तो मैं ना वाली ऑटोमैटिकली 1 में से घटा के निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यही चीज़ मैं बस इस क्वेश्चन में लगाना चाह रहा हूँ कि इसी चीज़ को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, लिख भी देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल दो पूरा का पूरा, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक घटनाएँ, ठीक है? पूरक घटनाएँ होती हैं, तो इन पूरक घटनाओं में क्या होता है कि मतलब जैसे एक इवेंट होता है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 बन जाती है, बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, छोटी-सी कहानी है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि भई मैं ओड और ओड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ आसानी से, आधे गुणा आधे बराबर 1/4।
और ये प्रोबेबिलिटी ओड ओड की है। अब मेरे को इवन वाले 3 केसेस की चाहिए, तो मैं इसको 1 में से घटा दूँगा, तो ये डायरेक्टली मेरे को 3/4 आंसर दे देगा, जो मैंने इतनी मशक्कत से निकाला था, वो इतना जल्दी आ गया। और यहाँ पे फिर भी चलो मान लो आपको लग रहा होगा कि अरे यार यही कर सकते हैं, इतना लफड़ा करने की नीड नहीं है। आगे 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिनमें आपको इस चीज़ का महत्व पक्का पता लगेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि भई कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आओ एक बार, सारी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। देखो, एक डाई को रोल किया गया है 3 बार। अब ऑब्वियसली अपन भई 6 गुणा 6 गुणा 6 इतने यानी कि 216 आउटकम्स तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो डायरेक्टली कैसे करना है वो देखो। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट गेटिंग अ नंबर व्हिच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। भई 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो टोटल इसने क्या बोला, पहली घटना होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। टोटल 6 मल्टीपल ऑफ 3 क्या-क्या होते हैं? एक बार नंबर लिख ही देता हूँ मैं। ये और ये, यानी 2/6 आ गए। फॉलोड बाय एन ओड प्राइम नंबर। अरे! फॉलोड बाय यानी ये घटना भी और ये घटना भी। अब ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनकी हिंदी करके समझना पड़ेगा। तो ओड प्राइम नंबर आना चाहिए। ओड प्राइम कौन-कौन से होते हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, तो फिर से 2/6 ये सेकंड घटना हो गई मेरी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड और अब थर्ड होने जा रही है कि फॉलोड बाय अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो मैंने अभी भी बताए थे, या तो 4 होता है या 6 होता है। प्रोबेबिलिटी अभी भी 2/6 आ जाएगी। अब तीनों केसेस होने चाहिए तो गुणा कर दिए मैंने। सोल्व करेंगे 1/3, 1/3, 1/3, 1/27 आंसर। बेहद ईज़ी था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब इनको करते जाते हैं अपन। अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था कि जिसमें 6 ब्लू ये हर बार सेम रहेगा और इन्हीं में से शायद किसी एक क्वेश्चन में अपन को वो चीज़ लगानी पड़ेगी कॉम्प्लीमेंट्री वाली, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, एक बास्केट है जिसमें ये वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब। इनको मतलब उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है, सारे ये सेम रहेंगे, ठीक है? अब देखो 6 ब्लू ये सारी बॉल्स हैं, 2 बॉल अपन ने रैंडमली पिक करी हैं, फर्स्ट मेथड और इनमें भी सेकंड मेथड देख ही लेंगे। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर येलो। देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है सच में। सबसे पहले तो एकदम से अपन वैसे करेंगे कि 6 4 10 और 3 13 और 2 15 बॉलें हैं। उनमें से मेरे को 2 बॉल निकालनी है। या तो दोनों ग्रीन हो या दोनों येलो हो। तो निकालनी तो 2 ही बॉलें हैं ना, यानी 15C2 आ जाएगा। यही है क्या पहला क्वेश्चन? ठीक है, यही है। हाँ, डायरेक्टली पता नहीं इतना मतलब कैसे दे दिया मुश्किल। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, करने तो सारे ही हैं। अब भाई ये क्या बोल रहा है कि या तो दोनों ग्रीन हो। अब 4 बॉल ग्रीन है, उनमें से 2 बॉल निकालने के लिए ये हो गया और येलो 3 बॉल हैं, उनमें से 2 निकालनी है तो ये हो गया। अब या ये काम या ये काम, या आंसर आ जाएगा। सॉल्व इसको बाद में करते हैं, पहले एक बार सेकंड मेथड देख लो। करेंगे कैसे सेकंड मेथड कि भाई टोटल मेरे पास में 15 बॉल हैं, उनमें से या तो दोनों ग्रीन निकले, मतलब या तो ये केस हो या फिर ये केस हो, हाँ या ना? ठीक है। तो अब देखो टोटल बॉल 15 हैं, उनमें से ग्रीन बॉल कितनी है? 4। तो पहले तो ये, अब एक-एक कम हो गई हैं, तो नीचे 13 और ऊपर 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब प्लस आ जाएगा। भाई दोनों येलो हैं, तो ये एक अलग केस था। अब एक अलग केस है, तो दोबारा से मेरे पास में बॉल 15 ही रहेंगी। ठीक है, अरे 13 कैसे 14 आएगा ना, ठीक है। और इस बार येलो निकालनी है, येलो के लिए 3 और अब एक कम हो गई तो 2/14। अब इसको सोल्व कर लो भाई। तो जो ज़्यादा आपको बेटर मेरे हिसाब से ईज़ी है ना, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला मेथड लगा रहे हो या फिर ये लगा रहे हो। इसमें अभी अरेंजमेंट्स देखेंगे, पहले एक बार इसका आंसर निकाल लो। 4C2 और 3C2, तो 4C2 को किया 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1। 3C2 का मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 और 15C2 का मतलब 15 गुणा 14 बटे 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 2 गुणा 1 2 गुणा 1 कट जाएगा। मैंने फिर भी लिख दिया बोलते बोलते भी दोबारा, कोई बात नहीं। और 4 तिया 12 और प्लस 6 यानी 18 और बटे 15 और गुणा 14। 3 से काटा 5 बार 6 बार, 2 से काटा 3 बार और 7 बार, 3/35 आंसर तो आ गया। अब एक बार इसमें देख लो। अब आप बताओ इसमें अरेंजमेंट्स करने की नीड पड़ेगी क्या? अरे देखो 2 चीज़ों को अरेंज करना है, वही पहले वाली बात। तो 2 फैक्टोरियल वेज़ में अरेंज करेंगे, लेकिन दोनों सेम हैं, तो 2 फैक्टोरियल से रिपीटेशन को हैंडल कर लेंगे, वो कट ही जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर निकाल लो। 15/14 मतलब 15 गुणा 14 दोनों का एलसीएम आएगा। ऊपर इसमें 12 और 6 बनेगा 18/15 गुणा 14, 18/15 गुणा 14, वही आंसर आ जाएगा 3/35। अगले पे आ जाओ। इन सारे क्वेश्चंस को जरूर खुद कर लेना। ये अगर हो रहे हैं तो फिर आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन रही है और बड़ी आपने इंटरेस्ट लेके किया है सच्ची में।
ठीक है, देखो एक बास्केट है, वही बात है, फिर से 15 बॉल्स हैं, 4 बॉल इस बार रैंडमली निकालनी है, तो भाई 15 सी 4 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा कि 2 रेड हो और 2 ग्रीन हो। भाई रेड 2 बॉल हैं, उनमें से अपन 2 बॉल चूज कर लेंगे और 2 ग्रीन 4 हैं, उनमें से 2 निकाल लेंगे। अरे लेकिन देखो इस बार बोला है ये काम भी ये काम भी, मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन सी एन वैसे तो 1 होता है, बाकी 2C2 को भी सोल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा। और ऐसा भी देख सकते थे कि 2 रेड में से 2 ही रेड चुनने का एक ही तरीका होगा। 4C2 का मतलब हो जाएगा 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1, और 15C4 का मतलब हो जाएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 और बटे आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है भाई, इसको सोल्व बाद में कर लेते हैं, पहले दूसरा मेथड देख लो। क्या होगा दूसरा मेथड कि अपन को 2 रेड निकालनी है, यानी रेड रेड, और 2 ग्रीन निकालनी है, ग्रीन ग्रीन। इसमें अपन रिपीटेशन एक बार बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। टोटल बॉल मेरे पास में 15 थी, उनमें से रेड अपने पास में 2 थी। अब एक एक कम हो जाएगा भाई, यहाँ 14 यहाँ 1। अब इसमें देखो पिछली बार मैंने क्या किया था कि 15-14 फिर 15-14 ले लिया था, क्योंकि 2 अलग अलग केस थे। पर इस बार वो नहीं कर सकते, क्योंकि अपन डायरेक्टली चल रहे हैं कि ये काम भी करना था, ये काम भी करना है। तो अब यहाँ 13 आ जाएगा, और लेकिन ग्रीन बॉल कितनी है, 4 है, तो 4 ही आएंगी। अब एक कम हो चुकी है तो 3, और एक कम हो चुकी है तो 12। अरे ये एक कम वाली ध्यान में तो समझ में आ रहा होगा, पीएनसी में बहुत अच्छे से किया था अपन ने ये एक कम वाला काम। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया, अब भाई रिपीटेशन भी करनी पड़ेगी। 2 तरीके हैं कि या तो आप ऐसे कर लो, 3 तरीके हैं ऑब्वियसली, कि 4 में से कोई भी 2 पोजीशन चुन लो रेड के लिए, या तो अपन ये कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लो कि 4 चीजों को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल वेज में, 2 रेड सेम है तो रिपीटेशन के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 ग्रीन सेम है तो ग्रीन के लिए 2 फैक्टोरियल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 में से कोई भी 2 पोजीशन ग्रीन की चुन लो, तीनों को सोल्व करोगे सेम चीज आएगा, तीनों में से कोई से भी एक ले सकते हो। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, एक बार इसको सोल्व करके दिखा देता हूं। ये 4 3 2 ऊपर जाएगा, तो 4 गुणा 3 तो था ही, फिर 4 गुणा 3 गुणा 2 आ गया, और नीचे में 2 गुना 1 था, और यहाँ आ गया 15 गुणा 14 गुणा 13 और गुणा 12। तो एक बार यहाँ देखो, अब भाई 4 3 2, तो ये देखो 4 3 2, अब 4 गुणा 3 आना चाहिए। अरे 4C2 को मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1 आएगा। मैं सिर्फ इसी को कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे और ये नहीं कर रहे, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 4 गुणा 3 आना चाहिए था, वो ये रहा। 15 14 13 12 आएगा, 15 14 13 12, 2 1 आएगा, 2 1 आएगा। हर बार सेम मिलेगा, जो जल्दी हिट कर जाए वो कर लेना, एग्जाम में दोनों मत करना, ऑब्वियसली एक ही करोगे आप। ठीक है, सोल्व कर लो, कर लेते हैं। आसानी से कट जाते हैं ये सारी वैल्यूज, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें। देखो 4 दिए 12 से, ये 12 कट गया, और अब ऐसा कर लो कि इस 2 से इस 2 को काट दो, फिर इस 3 से इस 15 को 5 बार काट दो, और यहाँ अब 2 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, तो 2 बटे यही ऑप्शन है। और पक्का देख लो, 7 पंजे 35 को 13 से गुणा करेंगे तो 455 आ ही जाएगा, यही आंसर मिलेगा। आ जाओ 18 नंबर पे। 4 बॉल रेंडमली पिक करनी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक ग्रीन 2 ब्लू, मतलब ब्लू और ब्लू। ठीक है, एक ब्लू और फिर एक रेड, ऐसा निकालनी है। एक मेथड और दूसरा मेथड। ठीक है भाई, तो मेरे को क्या करना है, ऑब्वियसली बॉल अभी भी 15 है, उनमें से 4 चुननी है। ठीक है, अब ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन 4 थी, उसमें से एक निकालनी है। सारे काम करने हैं तो गुणा आता जाएगा, डायरेक्टली लिखते जाऊंगा आपकी बार। 2 ब्लू निकालनी है 6 ब्लू में से, और एक रेड निकालनी है 2 रेड में से, 2C1। इसमें सब अरेंज अपने आप हो जाता है, और इधर अपन अब अरेंजमेंट के साथ में प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से कर लेंगे। ये देखो दूसरा मेथड क्या आएगा भाई, कि मेरे पास में 15 बॉल्स थी, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक ग्रीन निकालनी है, ग्रीन 4 है। अब एक कम होता जाएगा, और ये एक कम वाली चीज है ना, ये आगे हेल्पफुल रहेगी बड़े क्वेश्चंस में, तो इसको अभी थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करते जाएंगे कि मैं 15 गुना, अब देखो मेरे को 4 बॉल लिखनी है, ऑब्वियसली मैं हर बार क्या करूंगा, एक एक कम करके पहले ही लिख दूंगा, बार बार वो दिमाग नहीं लगाना। अब ब्लू में देखो 6 ब्लू हैं, तो एक बार 6, 2 निकालनी थी तो एक कम होके 5 आ जाएगा। रेड के लिए 2 रेड है, 2 आ जाएंगे, 2 लिख जा भाई। ठीक है, अब इसमें देखो वो आप अलग ऐसे जो मैं बोल रहा था कि अलग अलग मेथड्स हैं 3, उनमें से कोई सा भी कर लो, वो सब मत करो। अब जो डायरेक्टली हिट कर रहा है वो करो कि 4 चीजें हैं, अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल वेज में, जिनमें से 2 ब्लू सेम है तो रिपीटेशन के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। बेसिक अप्रोच है और बड़ी आसान है, सोल्व कर लो। ये बेटर लगे तो ये कर लो, ये कर लो। अब इसमें लिखना पड़ता है, ये डायरेक्टली बना बनाया लिखा लिखाया मिल गया तो मैं डायरेक्टली यही करूंगा। देखते हैं भाई कैसे करेंगे। 4 फैक्टोरियल होता है 24,
2 फैक्टोरियल होता है 2, काटेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन वो 12 इस 12 को काट देगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस 2 से 14 को काट लो 7 बार, और 3 से काटेंगे तो 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, ये 5 और 5 भी कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या? 4 दूनी 8/91, 8/91 आंसर आ गया। बेहद ईज़ी है। 19 नंबर पे आते हैं। कर तो रहे होगे ना आप सारे के सारे क्वेश्चंस? देखते जाओ और मज़े लेते जाओ, ठीक है? अब 8 बॉल रैंडमली पिक करनी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब देखो धीरे-धीरे क्या है, दिमाग लगाना भी पड़ेगा क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि हर कुछ वो मतलब सब कुछ वो लिख के ही दे देगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़? अब भाई देखो, इसने क्या बोला, 2 मतलब कि हर एक जो भी कलर है उसके सेम नंबर ऑफ बॉल्स होने चाहिए। अब ये नहीं कर सकता मैं कि मैं 6 ब्लू ले लूँ तो मैं 6 रेड ले पाऊँ। अरे भाई हैं ही जब 2 रेड तो मैं 2 ही ले पाऊँगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डरने की भी नीड नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसा देख लिया करो कि सबसे कम बॉल कौन से कलर की है। जैसे देखो सबसे कम 2 हैं बॉल रेड वाले कलर की। तो मैं क्या करूँगा, हर एक कलर की 2-2 बॉल ले लूँगा। तो सारी मेरी कंडीशंस भी फुलफिल हो जाएँगी और सारी बॉल भी आ जाएँगी और 2-2 भी मतलब हर एक चीज़ सैटिस्फाई हो जाएगी उसमें। तो 2 ब्लू लेंगे, 2 रेड, 2 ग्रीन और 2 येलो। तो सारी सेम-सेम हो जाएँगी, ठीक है। तो और 8 बॉल्स भी हो जाएँगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 15 में से 8 बॉल चूज़ करनी है, 15C8 आ जाएगा। अब हर कलर में से 2-2 लिखनी है तो मैं जल्दी-जल्दी लिख दूँगा 6C2, 2C2, 4C2 और 3C2। बड़ा आसान है। अब देखो एग्ज़ाम में बस मैंने इतना लिखा और मैं इसका आंसर के ऊपर सिंप्लीफाई करके टिक कर दूँगा और मेरे मज़े ही मज़े हैं। लेकिन अगर किसी को मान लो ये अप्रोच हिट नहीं कर रही है, तो वो भई ये चीज़ करेगा कि पहले 1 ब्लू, फिर 1 ब्लू, फिर 1 रेड, 1 रेड, फिर 1 ग्रीन, 1 ग्रीन, फिर 1 येलो, 1 येलो। 2-2 आ गई सबकी, 8 बॉल्स भी हो गई और सेम नंबर भी हो गया, सब कुछ सैटिस्फाई हो गया। अब इसमें लिखेंगे अपन और आंसर निकाल लेंगे। चलो मैं तो ऑब्वियसली अभी लिखूँगा ही, एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं करना है। तो अब लेकिन इसमें वही वही है, अब देखो यहाँ पे वो दिमाग बड़ा अच्छे से काम आएगा, जो मैं एक-एक कम कर रहा था वो वाली चीज़, कि मेरे को 8 बॉल निकालनी है, भई मैं डायरेक्टली लिख दूँगा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 क्योंकि हर बार एक-एक कम होता ही जाना है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। मैंने 8 वैल्यूज़ तक जाना था, वो कर दिया मैंने। अब ब्लू ब्लू के लिए पहले 6 है, तो फिर 1 कम होके 5 आ जाएगा। रेड के लिए 2 गुणा 1 आ जाएगा। ग्रीन के लिए 4 गुणा 3 आ जाएगा और येलो के लिए 3 गुणा 2 आ जाएगा। अब क्या इसमें कुछ रिपीटेशन का या कुछ अरेंजमेंट का मामला करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन अपन सबसे ज़्यादा जो ईज़ी मेथड है, हर बार वही लगाएँगे। क्या लगाएँगे कि भई 8 चीज़ें हैं, अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखने की नीड नहीं होती है। और देखो अब हर एक कलर की 2-2 बॉल है, तो हर बार रिपीटेशन के लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, जो कि 2 ही होता है, तो मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दूँगा 4 बार क्योंकि 4 बार सेम चीज़ें आ रही हैं। इसको सिम्प्लीफाई कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहता है सिम्प्लीफाई करने में, ये लिखने में ज़्यादा बेटर रहता है, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, देखते जाओ। जो-जो कटेगा वो काटेंगे, 8 से 8 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, फिर ये 2 दूनी 4 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया। ठीक है, यहाँ तक सब साफ कर दिया है। अब देखो 3 तिये 9 कट गया, है ना? फिर 5 दूनी 10 कट गया, फिर 6 इंटू 4 24 बचा है, इधर भी अभी चीज़ें बची हैं, बहुत चीज़ें बची हैं। देखो 5 और 5 से 15 को काट दो 3 बार। और अब ऐसा करो कि इस 3 और 12 को 36 बनाओ और 6 गुणा 6 36 को काट दो। ठीक है, अब ऊपर वाले में अभी भी बची हैं क्या चीज़ें? ठीक है, बचा है। ये देखो एक तो 3 बचा है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 3 और यहाँ पे होच-पोच हो जाएगा, वहाँ लिखते जाते हैं। और 4 बच गया है और कुछ नहीं बचा ना? अच्छा एक 7 भी बचा है, तो 7 गुणा 4 ये बच गया है। और देख लो एक बार 4 है, 7 है और 3 है बस। नीचे क्या बच गया? 14, 13, 11 बस यही बचा है। 14, 13 और 11। भाई 7 से 14 2 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6/143 ये आंसर। सो एकदम आराम से हर एक चीज़ क्लैरिफ़ाई हो गई, बढ़िया मज़ा आ गया। बहुत बड़ा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये और ये भी अपन ने इतना ईज़िली कर लिया है, तो सब कुछ कर जाएँगे अपन, ठीक है? ये शायद लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस टाइप के और फिर 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने प्रीवियस ईयर के, खत्म हो जाएगा फिर, देख लो बस। देखो ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा अब लेवल वैसे भी मैंने बोला था इंक्रीज़ होते जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज़ ब्लू?
और 5 बॉल्स अपन को निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें वो एटलीस्ट वाला अब दिमाग आएगा और इसको अपन कैसे करेंगे देखेगा कि भाई एटलीस्ट एक बॉल ब्लू होनी चाहिए। ब्लू है कितनी मेरे पास में, 6 है, उनमें से मेरे को 5 बॉल निकालनी है। तो क्या-क्या कैसे हो सकता है कि एक तो हो ही हो ब्लू, तो ठीक है, 1 बॉल ब्लू हो या फिर 2 बॉल हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि निकालनी मेरे को 5 बॉलें हैं, ठीक है। तो भई मैंने क्या किया, अब देखो, 1 बॉल ब्लू हो, बाकी की किसी भी कलर की हो 4 बॉलें, क्योंकि इसने बोला है ना 5 बॉल निकालनी है। यहाँ पे बाकी की 3 बॉल कोई भी कलर की हो, ऐसे चलता जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँगा, फिर मैं इसकी निकालूँगा, फिर मैं इन सबको क्या करूँगा, ऐड करूँगा और फिर मेरा आंसर बताऊँगा। नहीं, बेटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक इवेंट। अपन क्या करते हैं, ऐसे केसेस निकाल लेते हैं जिनमें एक भी बॉल ब्लू ना हो और उनको अपन टोटल में से घटाएँगे, डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 बॉल ब्लू हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो कि ब्लू को हटा दो आप, ब्लू को हटा देंगे तो देखो 4, 3, 7 और 2 9 बॉल बची हैं। इन 9 बॉलों में से 5 बॉल मेरे को चुननी है तो 9C5 आ जाएगा। अपॉन में टोटल तो टोटल ही आएगा, टोटल तो 15 है, उन 15 में से 5 बॉल चुननी है तो 9C5 और 15C5 आ गया। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये 0 बॉल ब्लू का है। इसको अगर मैं 1 में से माइनस करूँगा तो अब मेरे इन केसेस का आंसर आ जाएगा। सही जा रहे हैं एकदम? वेरी मतलब बहुत ईज़ी चल रहा है। इसको सोल्व बस करना है। 9C5 को सोल्व करेंगे, 9C4 होता है ये, एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर वाले फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बटे 5 का फैक्टोरियल मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इससे कट जाएगा और नहीं, 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 बटे 5 का फैक्टोरियल नहीं आएगा अब। अगर 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो एक वैल्यू और लिखो यहाँ पे। अब नीचे 5 का फैक्टोरियल आएगा जो कि कट जाएगा और ये आ जाएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 और गुणा 11। बेहद ईज़ी है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, इसको काट-पीट लो। कैसे कटेगा? देखो, इसको काटते हैं अपन। देखो 9 अट्ठे 72 होता है। 72 को 12 से काट सकते हैं डायरेक्टली 6 बार। हाँ या ना? अब 6 पंजे 30 होता है। 30 को इस 15 से काट सकते हैं 2 बार। आसान है। 2 से 14 को काट दो। अच्छा 7 दूनी 14 ही कर दो ना, 14 से 14 कट गया, 6/13 आ गया। तो 1 माइनस 6/13 करेंगे, 7/13 हैं? अच्छा 11 बच गया ना? 13 गुणा 11 होता है 143। तो 1 माइनस 6 अपॉन 143, 143 में से 6 घटाएँगे तो 137/143 ये आंसर आएगा। ठीक है, मैं तो डर गया था कि इतना बड़ा करके कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया है। चीज़ें देख लेना बस ध्यान से। अभी थोड़ा बहुत होच-पोच हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आंसर देख के मज़ा आया और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी अपन अच्छे से समझ गए। आगे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ येलो और 3 बॉल निकालनी है। कैसे करेंगे? अच्छा पहले वाले के अंदर आप ये भी कर सकते थे। ये वाले की बजाय लोग पूछेंगे कि भई प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से कैसे? अरे तो मेरे को क्या करना है, 5 बॉल निकालनी है 9 बॉलों में से। तो अपन क्या करेंगे, नीचे तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11, 5 बॉल निकालनी थी तो 5 तक आ गया और ऊपर हर बार एक-एक कम होती जाएगी। तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 करेंगे और यही चीज़ अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे इसके थ्रू लिख दी थी। बात एक ही है, इसको एक में से घटा के भी आंसर आ सकता है, वो समझ गए होंगे आप। अब ये देख लो एक बार, इसमें क्या है, येलो नहीं होनी चाहिए। वैसे तो कायदे से अब पीछे वाला सेम क्वेश्चन ब्लू का था, ये येलो का है। हक बनता है आपका कि आप सोल्व करो और मेरा ना देखो, मैं करवाऊँ भी ना। लेकिन चलो फिर भी करवा देते हैं या फिर ऐसा करूँ कि इसको पीडीएफ में डाल दूँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर यही रहेगा वरना तो फिर आप मतलब निठल्ले बन जाओगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। मैं इसका आंसर पूरा लिख के और टिक मार्क करके पीडीएफ टेलीग्राम पे जहाँ अपलोड करता हूँ, उसमें पूरा कर दूँगा। वेरीफाई वहाँ से कर लेना, लेकिन प्लीज़ अटेम्प्ट ज़रूर करना एक बार, ठीक है? ये छोड़ के जाता हूँ आपके लिए। आ जाओ 22 नंबर पे। अब ये 3 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वाले, बहुत शानदार है, मज़ा आएगा आपको देख के। देखो, प्रोबेबिलिटी बतानी है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए, बी एंड सी आर दिस। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज़। देखो, क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझाता हूँ कि भाई 3 दोस्त हैं, उनको आपने एक प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए। पहले वाला बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे की ये, तीसरे की ये। प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। भाई देखो केसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कब-कब हो सकती है कि या तो पहला बंदा सॉल्व कर दे और दूसरा और तीसरा ना कर पाए, या फिर ऐसा हो कि दूसरा कर दे, ये दोनों ना कर पाएँ, या फिर ऐसा हो कि ये दोनों ना कर पाएँ, तीसरा कर दे। अरे भई 3 बंदे, ऐसे मान लो कि आप 3 दोस्त हो, आप तीनों में से कोई सा भी एक बंदा भी क्वेश्चन सॉल्व करके ला रहा है, तो सॉल्व तो हो गया ना क्वेश्चन।
चाहे एक ने किया, चाहे दो ने, चाहे तीनों ने किया। या तो ये केसेस होंगे, या फिर ऐसे होगा कि पहले से नहीं हुआ, बाद के दोनों कर लाए, या फिर बीच वाले से नहीं हुआ, ये दोनों कर लाए, या फिर इससे नहीं हुआ, ये दोनों कर लाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि तीनों ही सोल्व करके ले आए। इनमें से कोई सा भी केस बन सकता है। या फिर एक केस ऐसा हो सकता था कि जिसमें तीनों ही नहीं कर पाते, ये टोटल थे, लेकिन अपन को सिर्फ इन्हीं के बारे में बातें करनी है कि प्रॉब्लम सोल्व करनी है अपन को, तो वो यही केस बनेंगे। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? एक दिमाग तो ये रहेगा कि आप पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो और सबको ऐड करो और आंसर बता दो। लेकिन ऑब्वियसली नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पूरे इवेंट वाला दिमाग लगाएंगे कि मैं ऐसा कर लेता हूं कि तीनों ही बंदे अटेम्प्ट करके सोल्व ना कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, एक में से घटा दूंगा, तो मेरे को इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब एग्जाम में ये सब बनाने की नीड नहीं है, दिमाग में डायरेक्टली आ जाना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम सोल्व जब भी होगी वो सारे केस होंगे, नहीं होगी वो एक केस होगा। ये निकालना आसान है, एक में से घटाएंगे आंसर आ जाएगा। तो भाई तीनों के प्रॉब्लम ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी लिखो तो सही पहले। तो पहले बंदे के प्रॉब्लम ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, देखो, ये करने की है, इसको एक में से घटा दो तो ना करने की आ जाएगी। ऐसा ही तो होता है कि किसी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ही तो 1 के बराबर होता है, यही तो पूरा घटनाएं होती हैं। तो एक में से इसको घटाऊंगा तो इसके ना करने की 4/7 है, दूसरे वाले के ना करने की 4/9 है, तीसरे वाले के ना करने की 4/5 है। तीनों ही नहीं करके ला रहे तो गुणा कर दो, सोल्व करो भाई। 4 चौके 16 चौके 64 बटे 9 सत्ते 63, 63 को 5 से गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 6 पंजे 30 और 1 31, ये आ गया। लेकिन ये थोड़ी निकालना है, ये तो आए हैं कि तीनों ही ना करें, मेरे को तो करने की निकालनी है। एक में से घटा दो 64/315 को, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 251 और बटे आ जाएगा 315। काटने पीटने की नीड नहीं है, सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ये देखो ये आंसर, मजा आ गया होगा करके, बहुत ही आसान, कंसाइज, छोटा सा आंसर है, इतना सा करना था, आंसर आ गया, ये सब करने की नीड नहीं है। अब देखो अगले पे आओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 5 बार है 7 बार में से, तो ये ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं 5 आउट ऑफ 7, बी की है 8/9। ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अब भाई इस क्वेश्चन में है ना, ना तो उसने ये बोला कि आप सही की बताओ ना गलत की, उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया जिससे अपन को पहले तो डिपिक्ट करना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है, फिर आंसर निकाल पाएंगे अपन। कैसे करेंगे देखो, इसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे का मतलब कि अलग अलग आंसर दें, कि ये सच बोले तो ये झूठ, या फिर ये झूठ बोले तो ये सच। ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करना। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ए वाला बंदा सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या फिर अपन ऐसा कर दें कि ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है, दोनों अलग अलग केसेस है। इनको निकाल के ऐड करके आंसर बता देंगे अपन। कैसे करेंगे देखो, इसमें वो माइनस वगैरह करने की कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड करो, आंसर आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, लेकिन ये काम अब दोनों साथ होने चाहिए। बी के झूठ बोलने की क्या है, अरे इसको एक में से घटा दो, तो 1/9 इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है, ये सच वाली थी। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, फॉल्स बोलने की या झूठ बोलने की, इसकी तो हो जाएगी 2/7, एक में से घटा के, इसको एक में से घटा के 1/8 नहीं 9। ठीक है, प्लस ए के झूठ बोलने की आ जाएगी 2/7 और बी के सच बोलने की आ जाएगी 8/9। इसको सोल्व कर लो, दोनों में 7/7 गुणा 9 तो वैसे ही एलसीएम आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, तो 21/7 में 63, 21/63 होता है 1/3, ये आंसर। बहुत ईजी था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी 2023 के टीयर 2 में आया हुआ है और ये भी 2023 के टीयर 2 में आया हुआ है। कल और क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसी से अपन शुरुआत करेंगे। अभी बस ये 3 से एक बार देख रहे हैं अपन चीजों को। ठीक है, अब ये और भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेते हैं। एक पर्सन एक टारगेट को हिट करता है 5 में से 8 बार, मतलब हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी है 5/8 और नॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, लिखने की नीड नहीं है, बस लिख रहा हूं समझाने के लिए। अब ये बोल रहा है अगर वो 10 शॉट फायर करता है, 10 बार गोली मारता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस, 2 बार हिट करेगा। देखो करना कैसे है कि भाई उसने क्या किया, 10 बार शॉट फायर किए और 2 बार वो टारगेट को हिट करे। अरे तो 2 बार हिट करे, यानी बाकी के 8 बार वो मिस करे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार तो वो मिस करे,
और 2 बार वो हिट करे। लेकिन बात वही है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ये थोड़ी कोई फिक्स है कि पहली दोनों बार में ही वो हिट करे, क्या पता बीच में हो, क्या पता लास्ट में हो, क्या पता कहीं भी हो, फर्स्ट और लास्ट हो, तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो बात की बात है। पहले 2 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8 इंटू 5/8, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 5/8 की पावर 2। और क्वेश्चंस में भी देखो 8 की और 3 की पावर चली है, तो समझ में आ जाएगा। 8 बार मिस करे, मिस करने की प्रोबेबिलिटी ये है 3/8 की पावर 8। ये तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली अभी तक अपन ने हिट और मिस की लिखी है। अभी तक अपन ने अरेंजमेंट्स तो देखे ही नहीं है। अब अरेंजमेंट्स देखेंगे अपन। और अरेंजमेंट्स के तो अपने पास में 3 मेथड रहते हैं हर बारी। या तो आप ऐसे कर लो कि इन 10 में से कोई भी 2 पोजीशन चूज़ कर लो हिट वाली, तो 10 से 2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि ये हटाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अब या फिर आप ऐसे कर लो कि 10 में से कोई भी मिस वाली 8 पोजीशन चूज़ कर लो, हिट वाली अपने आप हो जाएगी। या फिर तीसरा आप ऐसे कर लो कि 10 चीज़ों को अरेंज करना है 10 फैक्टोरियल वेज़ में, जिनमें से h 2 बार सेम है तो 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन के लिए, m 8 बार सेम है तो 8 फैक्टोरियल, तीनों चीज़ों से सेम आंसर आएगा। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। भई ये आएगा 5 की पावर 2 बटे 8 की पावर 2, मैं पावर्स को सेपरेट कर रहा हूँ। 3 की पावर 8, 8 की पावर 8, 10c2, ये कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल, और बटे 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 और इंटू 8 का फैक्टोरियल। अब देखो जो जो चीजें पावर में है उनको पावर में रखेंगे। 3 और 8 को पावर में रखना है, तो ये 3 पावर में रहेगा और 8 भी पावर में रहेगा। तो 3 की पावर 8 आ गया। यहाँ आंसर आएगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। 3 की पावर 8 आएगा। 8 की पावर देखो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, 8 की पावर 10 आएगा। ये तो सब में सेम है। ये देखो सब में सेम है, सब में सेम है, सब में सेम है। बस अपन को नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो चीज़ों का आंसर बताना है, ये कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, देखते हैं उसको। और अब एक 5 और आ गया, तो 5 का क्यूब आ गया 125। 125 को 9 से गुणा करना है। 125 को 9 से गुणा करना है। 125 को 8 से करते हैं तो 1000 आता है। उसमें एक 25 और जुड़ेगा तो 1125 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ध्यान में रखो, ये सही हो जाएगा आंसर। बहुत ईज़ी था और बहुत शानदार क्वेश्चन था सच में। ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में, ताकि जिन्होंने ना पढ़ा है वो तो तुक्का ना मार पाए और जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से कर पाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आज की अपनी पहली क्लास खत्म होती है प्रोबेबिलिटी की। मुश्किल से 2 क्लास ज़्यादा रहा तो फिर एक जैसे मतलब मोंटी हॉल भी करवाना पड़ेगा। सारी चीज़ें नई वाली अभी लेके चलेंगे, तो ढाई 3 क्लास ऐसे मान लो मैक्सिमम रहेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। प्रैक्टिस कर लेना इन चीज़ों की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।